Hello friends, welcome all. Welcome to Manu Law Classes. I am Gautam Dixit, subject matter expert GK and current affairs. आज के वीडियो में हम इम्पॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे पास्ट 1 वीक के जो पूरे न्यूज़पेपर में छाए हुए थे और जो बहुत इम्पॉर्टेंट है फॉर क्लैट एंड अदर लॉ एंट्रेंस एग्जाम। हम उस न्यूज़ को आज थोड़ी सी बारीकी से समझेंगे कि ये इशू हो क्यों रहा है, वाई द इशू लाइक पेगासस और नॉर्दर्न आयरलैंड प्रोटोकॉल, why this is happening, what is the adjusted gross revenue and why it is the bone of contention। वो एक bone of contention क्यों है between the Department of Telecommunication and the telecom companies। तो आज हम इन issues के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। हम आगे बढ़ते हैं। Before I start, we at Manu Law Classes हमने already 1 year और 2 year courses को launch कर दिया है। Okay, you can enroll today by calling us at 9971004054 और आप हमारी वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हैं www.lawentраnceindia.com। मनु लॉ क्लासेस में एक यूनिक कॉन्सेप्ट लॉन्च किया है जिसको हम कहते हैं 15 डे फ्री ट्रायल। इस 15 डे फ्री ट्रायल में आपको एक्सेस होगा हमारे लाइव क्लासेस को, हमारे रिकॉर्डेड कॉन्सेप्चुअल वीडियोस को, टॉपिक एंड सेक्शनल टेस्ट को और उनके परफॉर्मेंस एनालिसिस को। आप इसको लोकेट कैसे कर सकते हैं और इसको एक्सेस कर सकते हैं, सो यू हैव टू फॉलो दिस स्टेप्स। यू विल फाइंड द लिंक बिलो इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स व्हाइल यू आर वाचिंग दिस वीडियो। उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, लिंक को फाइंड आउट कीजिए, उस पर क्लिक कीजिए, एक पेज खुलेगा आपके सामने, वो फॉर्म होगा, उस फॉर्म को भरिए, सबमिट कीजिए एंड देन यू आर रेडी टू एक्सेस द 15 डे फ्री ट्रायल। अब हम आज के इशू की तरफ बढ़ते हैं, नॉर्दर्न आयरलैंड प्रोटोकॉल। बिफोर आई स्टार्ट द इशू मैं आपको ये बता दूं कि ये इशू जो है ब्रेक्सिट से रिलेटेड है। ब्रेक्सिट का मतलब होता है द एग्जिट ऑफ ब्रिटेन फ्रॉम द यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन क्या है? आफ्टर द ब्रिटेन इट इज द कलेक्शन ऑफ 27 कंट्रीज, इट इज द कस्टम यूनियन एंड पॉलिटिकल यूनियन ऑफ 27 कंट्रीज ऑफ यूरोप। तो उसमें से ब्रिटेन की एग्जिट हुई। द प्रोसेस स्टार्टेड इन 2016। बट जो ये नॉर्दर्न आयरलैंड प्रोटोकॉल है, ये एक ऐसा प्रोटोकॉल है जो एक नया इशू क्रिएट कर दिया है ब्रेक्सिट होने के बाद। ओके, सो व्हाट इज दिस इशू एंड व्हाई इट इज हैपनिंग, ये समझने के लिए पहले हमको इस मैप को अच्छे से समझना होगा। अब इस मैप को आप ध्यान से देखेंगे तो ये है आपका ब्रिटिश आइलैंड। ब्रिटिश आइलैंड ये यूरोप का पार्ट है, ठीक है। ये जो सी है यूनाइटेड किंगडम के ईस्ट की तरफ, इसको हम कहते हैं नॉर्थ सी। इसको हम कहते हैं नॉर्थ सी। इसी नॉर्थ सी में ये क्वेश्चन भी आता है बहुत सारे एग्जाम्स में। एक बहुत ही मेजर फिशिंग बैंक है, जिसका नाम है डॉगर बैंक। डॉगर बैंक, ओके। डॉगर बैंक ये एक मेजर फिशिंग बैंक है नॉर्थ सी में, बिकॉज ऑफ द मर्जर ऑफ इरमिंगर कोल्ड करंट एंड नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट। यूएसए में भी एक ऐसा मेजर फिशिंग बैंक है ऑन द अटलांटिक कोस्ट। उसका नाम क्या है? आप मुझे कमेंट बॉक्स में उसका नाम दीजिए, दैट विच इज द मेजर फिशिंग बैंक ऑन द अटलांटिक कोस्ट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। फाइन, अब ये आपका अटलांटिक ओशन है, इस तरफ आपका अटलांटिक ओशन है। This is the British Island, this is the Irish Island। अब अगर आप आयरिश आइलैंड और ब्रिटिश आइलैंड के बीच में देखेंगे तो ये जो सी है इसको हम कहते हैं आयरिश सी। दिस इज कॉल्ड एज आयरिश सी। फाइन, अब ध्यान से देखिए इस मैप को। आपको इस मैप में क्या क्या दिख रहा है? आपको इस मैप में नॉर्थ में स्कॉटलैंड दिख रहा है, वेस्ट की तरफ वेल्स दिख रहा है और बाकी जो पार्ट बच गए हैं, दिस पार्ट, इसे हम इंग्लैंड कहते हैं। इसे हम इंग्लैंड कहते हैं, ओके। तो ये जो पूरा आइलैंड है इसको हम क्या कहते हैं? ब्रिटेन, ग्रेट ब्रिटेन। दिस होल आइलैंड इज कॉल्ड एज ग्रेट ब्रिटेन। इसका मतलब क्या हुआ कि द ग्रेट ब्रिटेन इट कंसिस्ट ऑफ 3 रीजन्स। वन इज स्कॉटलैंड, सेकेंड इज वेल्स एंड थर्ड इज इंग्लैंड। फाइन, अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि हम यूनाइटेड किंगडम फिर किसे कहते हैं? ओके, तो यूनाइटेड किंगडम को समझने के लिए आपको आयरिश आइलैंड पे फोकस करना पड़ेगा। नाउ आयरिश आइलैंड इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। एज यू कैन सी
द ग्रीन पार्ट को हम रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड कहते हैं। और इस पार्ट को जैसे यहाँ पे लिखा है इसको हम नॉर्दर्न आयरलैंड कहते हैं। यहाँ पे एक बहुत ही फेमस जगह है जो आज के वीडियो में भी ये नाम आएगा, जिसका नाम है बेलफास्ट। इट इज द पोर्ट टाउन, इट इज द पोर्ट सिटी। आयरलैंड का कैपिटल क्या है? डबलिन। आयरलैंड कैपिटल इज डबलिन। ओके फाइन। नाउ दिस होल आयरिश आइलैंड इज डिवाइडेड इनटू टू। वन इज नॉर्दर्न आयरलैंड विच इज अंडर द कंट्रोल ऑफ यूनाइटेड किंगडम, विच इज अंडर द कंट्रोल ऑफ ब्रिटिशर्स, एंड द नेक्स्ट इज द रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड। इसका कोई भी पॉलिटिकल कनेक्शन यूनाइटेड किंगडम के साथ या ग्रेट ब्रिटेन के साथ नहीं है। ओके, सो द यूनाइटेड किंगडम, यूके का मतलब होता है आपका ग्रेट ब्रिटेन प्लस नॉर्दर्न आयरलैंड, प्लस नॉर्दर्न आयरलैंड। ओके, ग्रेट यूनाइटेड किंगडम एक अपने में पॉलिटिकल एंटिटी है। फाइन। सो अगर यूनाइटेड किंगडम इज लिविंग द यूनियन, यूरोपियन यूनियन, इट मीन्स उसके साथ साथ नॉर्दर्न आयरलैंड भी यूरोपियन यूनियन को छोड़ देगा। वाई? बिकॉज इट इज द पार्ट ऑफ द यूनाइटेड किंगडम। बट अब यहाँ पे जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम मैं अभी आपको उसका क्रक्स समझा देता हूँ कि ताकि आगे का लेक्चर आपको समझने में जरूरी हो। प्रॉब्लम ये है कि व्हेन यूनाइटेड किंगडम विल लीव द यूरोपियन यूनियन, फाइन, तो यूरोपियन यूनियन का एक रूल है कि that there is no custom border between nations who are the part of European Union. यहाँ पे Republic of Ireland, this green part is still the part of European Union, but United Kingdom and Northern Ireland after Brexit they are no more the part of European Union. इसका मतलब है कि पहले जब United Kingdom was the part of the European Union तो कोई भी गुड्स यूनाइटेड किंगडम चाहे नॉर्दर्न आयरलैंड से आयरलैंड में जा सकती थी विदाउट एनी बॉर्डर चेक्स। कोई बॉर्डर नहीं था इनके बीच में। अब क्या हुआ कि क्योंकि यूनाइटेड किंगडम हैज कम आउट तो अब इनके बीच में बॉर्डर होगा। फाइन। तो बॉर्डर कहाँ पे होना चाहिए? बॉर्डर यहाँ पे होना चाहिए, इस वाले रीजन में। ओके, इसको मैं नाम दे देता हूं ए। फाइन। बट अगर ए पे बॉर्डर हुआ इट मीन्स व्हाट? दैट एनी गुड्स कैन फ्लो फ्रॉम ब्रिटेन टू नॉर्दर्न आयरलैंड, फ्री फ्लो। आफ्टर दैट वंस द गुड्स वांट्स टू गो इन द रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड तो यहाँ पे बॉर्डर होगा और यहाँ पे वो गुड्स को चेक किया जाएगा। क्यों? क्योंकि आयरलैंड इज द पार्ट ऑफ यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन के जो ट्रेड के स्टैंडर्ड्स होते हैं, ओके, वो थोड़े ज़्यादा होते हैं, वो थोड़े स्ट्रिक्ट होते हैं, तो बॉर्डर पे चेक होना ज़रूरी है। फाइन। बट यहाँ पे एक दिक्कत आ गई है। वो दिक्कत क्या है? वो दिक्कत ये है कि 1999 में देयर वाज एन एग्रीमेंट बिटवीन यूनाइटेड किंगडम एंड आयरलैंड। उस एग्रीमेंट को हम कहते थे गुड फ्राइडे एग्रीमेंट। दैट वाज कॉल्ड एज गुड फ्राइडे एग्रीमेंट। इस गुड फ्राइडे एग्रीमेंट के तहत क्या था कि देयर विल बी द सॉफ्ट बॉर्डर बिटवीन द रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड एंड नॉर्दर्न आयरलैंड। इसका मतलब दैट देयर विल बी नो बॉर्डर चेक्स बिटवीन नॉर्दर्न आयरलैंड एंड रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड। फाइन। तो अब इस गुड फ्राइडे एग्रीमेंट को वायलेट न किया जाए तो नॉर्दर्न आयरलैंड प्रोटोकॉल एग्री हुआ है बिटवीन द यूनाइटेड किंगडम एंड द यूरोपियन यूनियन। इस प्रोटोकॉल के तहत देयर विल बी द बॉर्डर चेक बिटवीन ग्रेट ब्रिटेन एंड नॉर्दर्न आयरलैंड। इसका मतलब कोई भी गुड्स जो आयरलैंड की तरफ जा रही है उसका चेक नॉर्दर्न आयरलैंड के इस पार्ट में नहीं होगा, उसका चेक इधर ही हो जाएगा बिफोर इट एंटर्स द नॉर्दर्न आयरलैंड। ओके, तो अब नॉर्दर्न आयरलैंड को क्या लग रहा है? नॉर्दर्न आयरलैंड इज फीलिंग दैट सिंस आई एम द पार्ट ऑफ यूनाइटेड किंगडम देयर शुड बी नो बॉर्डर बिटवीन नॉर्दर्न आयरलैंड एंड ग्रेट ब्रिटेन। ओके, but because of this Northern Ireland protocol there will be a border check between this place and this place, and then Northern Ireland is feeling कि हम यूनाइटेड किंगडम के अंग हैं और हमें ऐसा ट्रीटमेंट नहीं मिलना चाहिए, and this has led to the political tension. Fine, so this is the crux of the issue. अब हम चलते हैं नॉर्दर्न आयरलैंड प्रोटोकॉल को थोड़ा डिटेल में देखते हैं। द फर्स्ट थिंग इज द नॉर्दर्न आयरलैंड प्रोटोकॉल. It helps prevent the checks along the land border between Northern Ireland and Republic of Ireland. Okay? इसका मतलब यहाँ पे वर्ड क्या है? प्रिवेंट, कि जो बॉर्डर चेक्स नॉर्दर्न आयरलैंड और रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड के बीच में होनी चाहिए थी
वो नहीं होगी। ओके फाइन, वाई? बिकॉज दिस प्रोटोकॉल वॉज नेसेसरी टू प्रोटेक्ट द 1998 नॉर्दर्न आयरलैंड पीस डील, ऑल्सो नोन एज गुड फ्राइडे एग्रीमेंट या बेलफास्ट एग्रीमेंट। तो जैसे मैंने आपको बताया कि एक बेलफास्ट एग्रीमेंट साइन अप हुआ था which talked about soft border between Republic of Ireland, which is a different country from the Northern Ireland, which is a part of United Kingdom. Okay, तो इसको प्रोटेक्ट करने के लिए बेलफास्ट एग्रीमेंट या गुड फ्राइडे एग्रीमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए प्रोटोकॉल आया है। ठीक है, अब इसके वजह से प्रॉब्लम होगा। ठीक है फाइन, पर उसके पहले हम ये समझेंगे कि गुड फ्राइडे एग्रीमेंट आया क्यों था। तो आयरलैंड में, क्योंकि वो एक सेपरेट आयरलैंड है, एक सेपरेट, इट इज़ अ सेपरेट आइलैंड फ्रॉम ब्रिटेन, तो वहाँ पे बहुत पहले से ही एक पॉलिटिकल वायलेंस टाइप का चीज़ है। वहाँ पे पहले से ही एक मांग है कि दैट नॉर्दर्न आयरलैंड शुड बी मर्ज्ड विद आयरलैंड। ओके, तो ये 1968 से ही वहाँ पे पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट होते चले आ रहे हैं। उस पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व करने के लिए गुड फ्राइडे एग्रीमेंट को 1998 में साइन किया गया। ओके, जस्ट टू एंड द पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट इन नॉर्दर्न आयरलैंड विच इज नोन एज द ट्रबल। ओके, यहाँ पे एग्जाम आ सकता है कि द ट्रबल इज एसोसिएटेड विद विच रीजन, सो इट इज एसोसिएटेड विद आयरलैंड। ठीक है फाइन, सो द पार्ट ऑफ द गुड एग्रीमेंट जो है वो कहता है कि दैट द लैंड बॉर्डर बिटवीन, एज यू कैन सी ओवर हियर, that the land border between the Northern Ireland and Republic of Ireland should be open. Okay, it should be open, and there should be no infrastructure such as cameras and border post between Northern Ireland and Republic Ireland. इसको हम कहते हैं soft border. We say it soft border provision. Fine. अब अगर आप इसको पढ़ते हैं तो आप देखेंगे कि जो बॉर्डर चेक्स है वो ब्रिटेन और नॉर्दर्न आयरलैंड के बीच में ही होगा। ओके, नॉर्दर्न आयरलैंड प्रोटोकॉल के अंदर। दैट द नॉर्दर्न आयरलैंड, इसमें नॉर्दर्न आयरलैंड व्हिच इज द पार्ट ऑफ द यूनाइटेड किंगडम, बट स्टिल द नॉर्दर्न आयरलैंड हैज बीन आस्क्ड बाय द यूरोपियन यूनियन टू फॉलो द EU रूल्स ऑन प्रोडक्ट स्टैंडर्ड्स टू प्रिवेंट द चेक्स अलोंग द बॉर्डर। कि अगर आयरलैंड और नॉर्दर्न आयरलैंड के बीच में अगर बॉर्डर चेक्स नहीं होगा तो फिर बॉर्डर चेक कहाँ पे होगा? यूके मीन्स ग्रेट ब्रिटेन और नॉर्दर्न आयरलैंड के बीच में। खासकर कौन से प्रोडक्ट का? द प्रोडक्ट सच एज विच आर कमिंग फ्रॉम इंग्लैंड, स्कॉटलैंड एंड वेल्स। और कौन से टाइप के प्रोडक्ट्स होंगे? प्रोटीन प्रोडक्ट्स लाइक मिल्क, एग। ओके, दे विल बी चेक्ड ओवर देयर। फिर एक यूरोपियन यूनियन का रूल है, वो कहता है कि द चिल्ड मीट्स, okay, the chilled meats can never be exported to European Union from any country which is outside of European Union. तो effectively इसका मतलब हो जाएगा कि the United Kingdom which is not the part of European Union, they cannot export the chilled meats to the Republic of Ireland. Okay, fine. अच्छा, इसकी वजह से एक प्रॉब्लम क्या आया हुआ है? Northern Ireland which is still the part of United Kingdom, many traders from Britain, they have refused to enter into transaction with the Northern Ireland because of the new checkpoints. Fine. So the agreement which has come on force on 1st January 2021 को ये agreement enforce हो गया। Okay? Fine. चलो, अब हम थोड़ा ट्रबल के बारे में देख लेते हैं। ट्रबल का जो मेन इशू है वो क्या है? The main issue of the trouble is that to determine the status of Northern Ireland, मतलब merger with Republic of Ireland, ये पूरा डिमांड है। merger with Republic of Ireland. Now इसमें क्या है कि there are certain people who are not ready to merge with Republic of Ireland. They want to continue, they want that the link between the Northern Ireland and the United Kingdom should continue. Such people are called as Ulster Protestants. Ulster Protestants. Okay. Then there are certain people who are Irish Catholics. They want that Northern Ireland should leave the United Kingdom and it should become a joint Ireland. Okay, so this conflict is called as the Trouble. It went on from 1968 to 1990
1968 to 1998. Now how it ended in 1998? Because of the Belfast Agreement or the Good Friday Agreement which talked about the soft border. ओके अब हम थोड़ा सा ब्रेक्सिट को थोड़ा सा करेंगे। ब्रेक्सिट, सो ब्रेक्सिट का मतलब क्या है? ब्रिटेन एग्जिट। एग्जिट कहाँ से? यूरोपियन यूनियन से। ये टर्म ब्रेक्सिट किसने कॉइन किया था? इट वॉज कॉइन्ड बाय पीटर वाइल्डिंग इन 2012। फाइन, अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है कि ब्रिटेन, इज द ब्रिटेन फाउंडर ऑफ यूरोपियन यूनियन? सो द आंसर इज नो, because European Union, it came into existence just after the World War II, but the Great Britain or the United Kingdom, it joined European Union in 1973. In 1973 the European Union was known as European Economic Community. European Union ये नाम पड़ा 1993 में। Fine, but United Kingdom में though it joined the European Union, but उसने कभी भी यूरो एज अ करेंसी एक्सेप्ट नहीं किया। यूनाइटेड किंगडम ऑलवेज मेंटेन द सेपरेट करेंसी दैट इज पाउंड स्टर्लिंग। तो मॉनेटरी इंटीग्रेशन यूरोपियन यूनियन के साथ यूनाइटेड किंगडम का नहीं हुआ। एट द सेम टाइम ओपन वीजा पॉलिसी और कॉमन वीजा पॉलिसी, जिसको हम स्केंजन एग्रीमेंट भी कहते हैं, विच अलाउज द मूवमेंट ऑफ पीपल विद इन द यूरोपियन यूनियन विदाउट वीजा। ओके, वंस यू एंटर द एनी कंट्री ऑफ यूरोपियन यूनियन, so you can move into the European Union without visa. That is called a Schengen Agreement. So the United Kingdom was never the part of Schengen Agreement also. फिर 2012 आता है, तो उस वक्त के जो प्राइम मिनिस्टर थे डेविड कैमरून, he said that he will hold a referendum. Referendum मतलब where people directly decide on the issue through vote. ठीक है ना? People directly vote on any issue. उसमें कोई पार्लियामेंट का डिबेट नहीं होता, कुछ नहीं होता। इट इज अ टाइप ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी। फॉर एग्जांपल इन इंडिया देयर इज अ इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी कि हम रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करते हैं, वो हमारे लिए पार्लियामेंट में बात करते हैं। रिफरेंडम इज अ टूल ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी। ये एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है। ये रिफरेंडम हुआ कब? जून 23, 2016 में। और यहाँ पे क्या हो गया? मेजॉरिटी ऑफ द पीपल हु वर लिविंग इन ब्रिटेन, they said that there should be a Brexit. Okay, fine. So what is the Brexit deal? So the Brexit deal मतलब जब ब्रिटेन EU से बाहर आएगा, okay, तो there should be some deal that what will be the status of Britain in future? What will be the status of people who from the other part of the European Union have settled in Britain, and the people from Britain who have settled in the other parts of European Union, उनका status क्या रहेगा? All those things were covered under Brexit deal. Okay, so the first important term was that freedom to work and live between the UK and the EU comes to an end. Okay, मीन्स पहले एक फ्रीडम थी कि कोई भी EU में कहीं भी है वो UK में जाके अपना काम कर सकता है, रह सकता है, 90 दिन के ऊपर भी रह सकता है। ओके, उसके लिए कोई सेपरेट वीजा नहीं लगेगा। बट इफ टुडे इफ एनीबडी वांट्स टू स्टे फॉर मोर देन 90 days, they need to have the visa. The second is the Northern Ireland Protocol, which talks about that Northern Ireland will continue to follow EU rules in order to avoid the hardening of border with the Republic of Ireland. Okay, the third point is that now since the UK is not the part of European Union, it can set its own trade policy with other foreign nations. Okay, आपने 2 महीना पहले न्यूज़ पढ़ा होगा, इंडिया यूके रोड मैप, इंडिया यूके इन्वेस्टमेंट रोड मैप, जहाँ पे बात हो रही है कि द ट्रेड रिलेशन बिटवीन इंडिया एंड यूके विल बी रेज्ड टू स्ट्रेटेजिक लेवल. So this is because of this clause. Fine. So this is all about the Northern Ireland Protocol and Brexit. Now coming to the another issue, Pegasus, जो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है. ठीक है. So Pegasus, just imagine that there is a right to privacy in India under Puttaswamy case of the Supreme Court, where Supreme Court ruled that right to privacy is the fundamental right. Now if the communication device has been infected with some malicious software which is hearing to every conversation, जो हर मैसेज को पढ़ रहा है, मेरे ईमेल आईडी को भी पढ़ रहा है, so
द राइट टू प्राइवेसी एग्जिस्ट नहीं करता। और राइट टू प्राइवेसी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट राइट है फॉर स्ट्रेंथनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। सो दिस टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर ये इंडिविजुअल फ्रीडम को तो हार्म करते ही करते हैं, साथ में डेमोक्रेसी को भी बहुत ज़्यादा हार्म करते हैं। बट जो इनका इंटेंशन है, जिस इंटेंशन से इनको बनाया गया है, वो था कि टू स्टॉप द टेरर एक्टिविटीज इन एनी कंट्री। बट इनका पोटेंशियल मिसयूज भी हो रहा है, जो हमने न्यूज़पेपर में पढ़ा। हम इस लेक्चर में फैक्चुअल इंफॉर्मेशन पे ज़्यादा ध्यान देंगे, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो व्हाट इज पेगासस? इट इज़ अ मैलिशियस सॉफ्टवेयर, जिसको हम मालवेयर भी कहते हैं। मैलिशियस सॉफ्टवेयर का एक नाम भी है जो आपने न्यूज़ में पढ़ा होगा, विच इज कॉल्ड एज मालवेयर। सो इज अ मैलिशियस सॉफ्टवेयर डिजाइन टू गेन एक्सेस टू डिवाइसेस विदाउट द नॉलेज ऑफ यूजर्स। ये इसका सबसे डेंजर एट्रीब्यूट है, दैट विदाउट नोइंग it can infect the system of any person. That person does not have to click on anything, that person does not have to open any of the email, nothing. That Pegasus will target without even the customer knows about it. Fine. And then what it will do, it will gather the personal information from that system and it will relay it back to whosoever is using that software. Okay, so this is the most dangerous thing of this software. That's why this software is in controversy. This software was developed by an Israeli firm NSO. Fine. अब Pegasus के कुछ important characteristics हैं। एक है जीरो क्लिक, दूसरा है जीरो डे। हम इस टर्म को समझेंगे और इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखेंगे। Pegasus infections can be achieved through zero click attack. What is the meaning of this zero click attack? That there is no requirement for the user to open any mail, to receive any call or to reply to any missed call so that this software can be installed. सॉफ्टवेयर जब अटैक करते हैं तो उनका आपने नॉर्मली देखा होगा और बहुत लोगों से सुना भी होगा कि उसने कोई गलत मेल खोल दिया जिसकी वजह से उसका पूरा सिस्टम इन्फेक्ट हो गया। ओके, उसने कोई गलत कॉल उठा ली जिसकी वजह से उसके फ़ोन में वायरस आ गया। बट ज़ीरो क्लिक का मतलब ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। आप द यूज़र विल नॉट डू एनीथिंग, देयर विल बी अ रैंडम व्हाट्सएप मिस कॉल। बस वो मिस कॉल आएगा, उसके बाद पेगासस उसमें इंस्टॉल हो जाएगा, फिर सारा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेगा। अच्छा, सारा इन्फॉर्मेशन सिर्फ आज का नहीं, पहले का भी इन्फॉर्मेशन जो वहाँ पे था और जो शायद डिलीट कर दिया गया है, वो इन्फॉर्मेशन भी वो रिट्रीव करके जिसको वो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो विदाउट द नॉलेज ऑफ यूज़र इट विल सेंड इट टू दैट पर्टिकुलर पर्सन। फाइन, दिस इज द फर्स्ट एट्रीब्यूट। सेकेंड एट्रीब्यूट इज जीरो डे। जीरो डे का मतलब होता है द फ्लॉ और बग इन द मोबाइल सिस्टम विच इवन द प्रोड्यूसर डज नॉट नो। फॉर एग्जाम्पल, इफ एप्पल इज मैन्युफैक्चरिंग सम मोबाइल, सो जीरो डे का मतलब होता है कि इवन द मैन्युफैक्चरर, इवन द एप्पल डज नॉट नो दैट देयर इज सम बग और मालवेयर इन द सिस्टम। फाइन, सो इट मीन्स दैट इट इज टोटली एनोनिमस। किसी को कुछ पता ही नहीं चलेगा कि दैट फोन हैज बीन इन्फेक्टेड और वो ट्रेस हो रहा है। ओके, फाइन। Now what can be the potential misuse of this spyware? This potential, they can be targeted against the politicians, जैसा कि आप न्यूज़पेपर में पढ़ रहे हैं, NGOs और जो NGOs में काम करते हैं, जर्नलिस्ट, लॉयर्स, इन सब का फोन सिस्टम हैक किया जा सकता है। इसको एक टर्म बोलते हैं, कहते हैं दिस आर द मोस्ट साइलेंट ह्यूमन राइट्स रिस्क। मोस्ट साइलेंट ह्यूमन राइट्स रिस्क मतलब द राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, the right to privacy is under threat, but the user does not know that it is under threat. That's why it is called as most silent human rights risk. Now Pegasus जो है वो अपना सॉफ्टवेयर ऐसे ही किसी को नहीं देता। The software is sold only to state and security agencies. It is sold to only states and security agencies of the country. But यहाँ पे एक वो है, suppose that I am the person who is working in a very big security agency and I have access to Pegasus software. I know that how to use this spyware. And suppose there is a person X who is not a terrorist, who is not doing any harmful thing against the government of India or the state, okay, or the security of state. But still suppose I have the personal grudge against that person. So I can use the Pegasus software against that person also. So this type of
इन्फिल्ट्रेशन इज कॉल्ड एज अनऑथराइज्ड इन्फिल्ट्रेशन, ठीक है ना, कि उस पर्सन का लेना देना भी नहीं है, जस्ट आई हैव द पर्सनल ग्रज अगेंस्ट दैट पर्सन, सो आई एम यूजिंग द पेगासस सॉफ्टवेयर अगेंस्ट हिम ऑल्सो. So it can be the first one, obtaining the information by unauthorized personnel associated with states and its agencies. Okay, fine. तो ऐसा भी हो सकता है कि I am working, suppose I am working in intelligence agency, but मेरा काम नहीं है Pegasus सॉफ्टवेयर यूज करने का, बट मुझे पता है कि Pegasus सॉफ्टवेयर कंपनी यूज कर रही है, so I can use that software for my own personal end. The next is invasion on freedom of thought, conscience and religion, which is the fundamental right under our constitution. The third is it is restriction on freedom of movement and participation in civic life. ये तीन थ्रेट बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्रेट हैं, और जो हमने पहला किया मोस्ट साइलेंट ह्यूमन राइट्स रिस्क, इसमें दो चीजें हमेशा याद रखना चाहिए, जीरो क्लिक जीरो डे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. दैट्स व्हाई द पेगासस इज मोर डेंजरस देन एनी अदर malware. अब हम आते हैं, एक रिपोर्ट आया था, ठीक है, दैट रिपोर्ट इज कॉल्ड एज ग्लोबल सर्वे ऑन डिजिटल एंड सस्टेनेबल ट्रेड फैसिलिटेशन. इस रिपोर्ट में क्या है, नो इफ यू विल सी, तो ये रिपोर्ट है, इट इज कंडक्टेड बाय यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल फॉर एशिया पैसिफिक आफ्टर एवरी 2 years. फाइन. द करंट सर्वे वॉज कैरिड आउट इन ईयर 2021. इसके पहले का जो सर्वे था it was carried out in 2019 and assessment होता है 58 trade facilitation measures के. 58 trade facilitation measures का मतलब वो सारी चीजें, ठीक है, जिससे ट्रेड बैरियर जो है वो रिमूव होता है. फाइन. तो इससे क्या होता है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो है वो बढ़ जाता है बिटवीन टू कंट्रीज. सो यू राइट इन द कमेंट बॉक्स एंड टेल मी दैट विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन releases the ease of doing business and what was the rank of India in the latest ease of doing business ranking. Okay, please मुझे comment box में दोनों का आंसर दें. Fine. Okay, so let's see this. अब हम इसमें इंडिया का स्कोर देखेंगे. इसमें हम टोटल आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 इंडिकेटर्स हैं और ये इंडिया का स्कोर है. तो हम देखेंगे ट्रांसपेरेंसी में इंडिया का स्कोर है 100%, फॉर्मेलिटीज में 95.83%, इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट एंड कोऑपरेशन में 88.89%, पेपरलेस ट्रेड में 96.3%, क्रॉस बॉर्डर पेपरलेस ट्रेड 66.67%, वुमेन इन ट्रेड 66%. इंडिया का ओवरऑल स्कोर क्या रहा, 90.32%. ओके, इसके साथ साथ ये भी देखा गया कि इंडिया का जो ओवरऑल स्कोर है वो यूरोपियन यूनियन के एवरेज स्कोर से बहुत ज़्यादा है. और अगर हम साउथ और साउथ वेस्ट एशिया की बात करें, ठीक है ना, तो आप देख सकते हैं इनका स्कोर साउथ का है 63.12% और एशिया पैसिफिक का है 65.85%. इन सब से बेहतर परफॉर्मेंस इंडिया का रहा है. अब इंडिया का इतना बेहतर परफॉर्मेंस क्यों रहा है, इंडिया ने ऐसा क्या किया कि अचानक से उसका परफॉर्मेंस 90% के ऊपर चले गया, तो वो समझने के लिए हमें तुरंत कस्टम समझना होगा. दैट इज अ बॉडी कॉल्ड एज सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम. ओके, जिसके चेयरमैन हैं एम अजीत कुमार. इन्होंने एक प्रोग्राम निकाला है जिसको हम कहते हैं तुरंत कस्टम. तुरंत कस्टम क्या है, तो तुरंत कस्टम है कि यहाँ पे ऑफिसर्स फिजिकली इन्वॉल्व नहीं होंगे टू असेस द इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट एंड द पेपर, सारा कुछ ऑनलाइन है. सो इट इज कॉल्ड एज फेसलेस असेसमेंट प्रोग्राम बाय द सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स. ये क्या टारगेट करता है, ये टारगेट करता है टू इम्प्रूव द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इन इंडिया. ओके, इसके दो मेजर ऑब्जेक्टिव्स हैं. पहला कि क्योंकि ये पेपरलेस होगा, पेपरलेस असेसमेंट होगा, सो देयर विल बी द स्पीडी क्लियरेंस ऑफ गुड्स, ऑफ इम्पोर्टेड गुड्स. ठीक है, नॉर्मली बहुत टाइम लगता है क्योंकि पेपर वर्क होता है, तो इम्पोर्टेड गुड्स को क्लियर करवाने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है. तो जैसे ये पेपरलेस होगा, दैट प्रोसेस विल बी स्पीडेड अप. सेकेंड, क्योंकि ऑफिशियल्स फिजिकली इन्वॉल्व नहीं है, पेपर वर्क जो है वो पूरा ऑनलाइन चल रहा है, तो ट्रांसपेरेंसी इंक्रीज हो जाएगी. ओके, नॉर्मली क्लैट में ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं कि वो चेयरमैन कौन है उस बॉडी का, वो पूछ ही लेते हैं, मिनिस्टर कौन है, दे आस्क इट. सो द करंट चेयरमैन ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स इज एम अजीत कुमार. ठीक है, अब हम आते हैं दूसरे टॉपिक पे, विच इज कॉल्ड एज
एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू, इसको हम AGR भी कहते हैं। अब इस AGR को समझने के लिए एक चीज हमें समझनी पड़ेगी जिसको हम कहते हैं कोर, ओके, कोर रेवेन्यू एंड नॉन कोर रेवेन्यू। किसी भी टेलीकॉम कंपनी का कोर रेवेन्यू और नॉन कोर रेवेन्यू। कोर रेवेन्यू का मतलब किसी भी टेलीकम्युनिकेशन का वो रेवेन्यू जो टेलीकम्युनिकेशन ऑपरेशन से आता है। फॉर एग्जाम्पल, ओके, रेवेन्यू फ्रॉम टेलीकम्युनिकेशन ऑपरेशंस, रेवेन्यू फ्रॉम टेलीकम्युनिकेशन ऑपरेशंस। नॉन कोर रेवेन्यू का मतलब किसी भी टेलीकम्युनिकेशन कंपनी का टेलीकम्युनिकेशन के अलावा जो रेवेन्यू है, फॉर एग्जांपल वो अपने एसेट से रेंट कमा सकती है, सेल ऑफ एसेट्स कर सकती है, ओके, दिस टाइप ऑफ इनकम इज कॉल्ड एज नॉन कोर रेवेन्यू। फाइन। अब यहाँ पे एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू, ओके, the revenue which will be paid by telecom operators companies like Jio, Bharti Airtel, Vodafone Idea, BSNL, ये कितना चार्ज देंगी डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन को, उसको हम कहते हैं एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू। ठीक। अब पहले से ही स्पेक्ट्रम यूसेज चार्जेस 3 से 5% है जो कंपनियां पे कर रही हैं डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन को। फिर लाइसेंस फी अलग से है 8%, उसे भी कंपनियां पे कर रही हैं। फाइन। तो 3 to 5% एंड 8% ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ऑपरेशंस, ठीक है ना। यहाँ पे जितना रेवेन्यू अर्न होगा उसका 3 से 5% चार्ज स्पेक्ट्रम के लिए जाएगा, 8% लाइसेंस फी जाएगा। अब यहाँ पे जो पूरा कॉन्फ्लिक्ट है, इट इज बेस्ड ऑन द डेफिनेशन ऑफ AGR। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन का अलग मेथड है AGR कैलकुलेट करने का, टेलीकॉम कंपनीज का अलग मेथड है AGR कैलकुलेट करने का। So the telecom companies, they want that our core revenues only should be included in the calculation of AGR. Department of Telecommunication is saying that no, for calculation of AGR, core revenue plus non-core revenue both should be covered, okay, और उसके बेसिस पे स्पेक्ट्रम यूसेज चार्जेस और लाइसेंस फी हम चार्ज करेंगे। फाइन। ये डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन बोल रही है जो मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के अंदर आती है। ठीक है। फाइन। तो इस डेफिनेशन के वेरिएंस की वजह से द लिटिगेशन वाज इन द सुप्रीम कोर्ट फॉर 14 इयर्स। फाइन। फाइनली इन 2019 द सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली गेव द जजमेंट एंड upheld the definition of AGR given by the Department of Telecommunications. Okay, fine. So as you can read over here that why the companies are not including this non-core telecom non-core revenues, because the companies feel that this non-core operations will lead to erosion of profit. Okay, already there is a stress in the telecommunication sector. Okay, second ये COVID-19 भी आ गया है, ऊपर से अगर AGR का बिल बढ़ जाता है तो टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज को ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। ओके, फाइन। चलो, अब अगर हम डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के हिसाब से जाते हैं तो कंपनीज को कितना एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। सो वी विल सी दैट कंपनी दे हैव टू पे अराउंड ₹92,000 करोड़ एक्स्ट्रा। ओके, दे हैव टू पे ₹92,000 करोड़ एक्स्ट्रा टू द डिपार्टमेंट ऑफ telecommunication. Why? Because in the definition of AGR, the non-core components like rent, profit on sale of fixed assets, dividends, and treasury income all are included to calculate the AGR, which has been accepted by the Supreme Court in 2019. Fine. अब हम एक नियंगची की बात करते हैं। नियंगची न्यूज में था। What was it? So it was a strategically located town in South Tibet. It is located close to Arunachal Pradesh and it is also known as Switzerland of Tibet. Fine.
It was in news also. Why? Because China built a single line electrified railway line. ये तिब्बत का फर्स्ट रेलवे लाइन है, तिब्बत फर्स्ट रेलवे लाइन. फाइन. कितना किलोमीटर का? 435.5 किलोमीटर का. एग्जाम में ये भी पूछ लेते हैं कि कौन से दो एरिया को कनेक्ट करते हैं. तो इट कनेक्ट्स द कैपिटल ऑफ तिब्बत विच इज कॉल्ड एज लहासा विद न्यांगची, विद न्यांगची. ठीक है. इसकी स्पीड जो है वो 160 किलोमीटर पर आवर की है. फाइन. Why it was in news? So it was in news because recently the president of China, Xi Jinping, okay, he visited Nyangchi to commemorate the 70th anniversary of peaceful liberation of Tibet. Peaceful liberation of Tibet, ये 1951 की बात है. ठीक है, कि the People's Republic of China, it annexed Tibet. It annexed Tibet. ओके, इट एनेक्स तिब्बत. मैं यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लेकर थोड़ी सी हिस्ट्री आपको बता देता हूँ. ठीक है. अर्लियर तिब्बत इट वाज द ऑटोनोमस, इट वाज द ऑटोनोमस रीजन अंडर किंग डायनास्टी. ओके. Then what happened in 1951? China annexed it. China annexed it. Fine. तो अब तिब्बत जो है वो ऑटोनोमस रीजन नहीं है. इसीलिए अराउंड 1957-58 द दलाई लामा, 13th दलाई लामा, he left Tibet and came to India and to seek asylum. Fine. So that is the brief history of Tibet. And this history of Tibet is directly linked with 1962 Indo-China War. It is directly linked with, India-China War. India-China War. ठीक है ना? क्यों? Because see, earlier Tibet, because it was an autonomous region, so it was the buffer between India and China. When the China annexed it, so it became, so the buffer between India and China it went away, and China and India they came face to face. Second क्या था? What is the problem with LAC? LAC जो आपका है, it is around 3,500 किलोमीटर long border divided between northern और western, middle and eastern sector. बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम वेस्टर्न सेक्टर को लेके है क्योंकि वहाँ पे LAC जो है वो डिमार्केटेड नहीं है. ओके, so that's why there is always the problem in the LAC, which I can discuss in the further lecture or the different YouTube video. Fine. So here I will conclude today's session. If you want to suggest any topic which we should take during the coming session of the current affairs, please let us know. Do answer the questions which I have asked in the lecture. Thank you everyone. Have a nice day.